1 2 3 4। चलिए, ठीक लग रहा है ना क्लास मीन्स का? चलो ठीक। कल क्या पढ़ा था आप लोगों ने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो तो लिखवा दिए थे ना? चलो ठीक। थोड़ा धर्म देख लीजिएगा। गुप्त काल में वैष्णव धर्म, जिसको भागवत धर्म कहा जाता है, भागवत रिलीजन, वर्तमान समय में ये हिंदुज्म का ही पार्ट है। लेकिन 15वीं सेंचुरी तक हिंदू धर्म के अंदर जो 2 मेन ब्रांचेस थे, उसमें से एक ब्रांच था जिसमें वैष्णव पार्ट में था। क्योंकि भक्ति आंदोलन को आप देखते हैं, भक्ति मूवमेंट को, तो उसमें साउथ इंडिया से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसका लीड करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य, और फिर इसी को आगे नॉर्थ इंडिया में भी पहुंचाते हैं रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद, और वैष्णव पंथ के वो नॉर्थ इंडिया में प्रवर्तक माने जाते हैं। और शैविज्म आपका साउथ और नॉर्थ दोनों इंडिया में पॉपुलर था। तो ये उसी में से एक भागवत जो है, भागवत रिलीजन, वो वैष्णव का पार्ट है। वैष्णव में मान्यता है कि विष्णु ने टोटल कितने अवतार लिए? 10 अवतार लिए, और 10 अवतार अलग अलग रूपों में है। मछली से लेकर के सुअर तक ब्राह अवतार साउथ इंडिया में माना जाता है। तो इस तरह से विष्णु के अवतार के रूप में बुद्धा को भी बताया गया है, और कल्कि को भी विष्णु का अवतार बताया गया है, जो कि कल्कि कलयुग में आएगा। नहीं, तो उसी में से एक भागवत है। तो कृष्ण को भी विष्णु का एक अवतार ही बताया गया है। तो भागवत रिलीजन वहां से भी आप देख सकते हो। तो आप कह सकते हो कि गुप्त शासकों ने भागवत रिलीजन को, भागवत ब्रांच को संरक्षण दिया, पैट्रोनाइज किया। नहीं तो लिखिएगा, यानी गुप्त काल में भागवत रिलीजन को क्या किया गया? पैट्रॉन किया गया। तो लिखेंगे पीरियड ऑफ प्रोसेस ऑफ भागवत रिलीजन, पीरियड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ भागवत रिलीजन, यानी इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ। पीरियड ऑफ प्रोसेस ऑफ भागवत रिलीजन। लेकिन सिर्फ भागवत धर्म का ही यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ के जो शासक थे काफ़ी लिबरल और कह सकते काफ़ी सेकुलर टाइप के थे। भागवत धर्म को पैट्रोन उन्होंने किया, संरक्षण दिया, परंतु इसके अलावे भी जो यहाँ के हिंदुज्म का और भी जो ब्रांचेस है, हालांकि अलग अलग ब्रांचेस वाले नहीं मानते हैं कि हम हिंदू के पार्ट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर कहता है कि हिंदुज्म के अंदर जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है और सिख भी है। तो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट भी उसमें काफ़ी फेमस रिलीजन था। तो उन धर्मों को भी इनके शासकों ने संरक्षण दिया, और बड़े बड़े पोस्ट पे उस धर्म के लोगों को बिठाते थे। तो नीचे लिख सकते हैं, बट द गुप्ता रूलर्स सेकुलर, गुप्ता रूलर्स वाज सेकुलर, ऐसे भी लिख सकते हैं। गुप्त शासक धर्मनिरपेक्ष थे।
इसका उदाहरण क्या है? तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। उदाहरण, जैसे एक बड़े ही विद्वान स्कॉलर व्यक्ति थे जिसका नाम था बसुबंधु। बंधु, ये बुद्धिस्ट थे। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में निवास करते थे। तो एक यहां पे आपका देखिएगा सेकुलरिज्म का उदाहरण मिलता है। दूसरा एक व्यक्ति थे जिसका नाम था वीरसेन। समुद्रगुप्त। वीरसेन चंद्रगुप्त सेकंड के समय ये चीफ मिनिस्टर के रूप में हुआ करते थे। चीफ मिनिस्टर, और ये आपका सैव थे, ये सवैत थे, और ये सीएम चीफ मिनिस्टर थे गुप्त का। हाँ, और एक और व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है अमरकर्तव। अमरकर्तव DA भी है। KARDAV, अमरकर्तव। और इनके बारे में बताया जाता है कि ये सेनापति हुआ करते थे चंद्रगुप्त शासन के। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में एक कमांडर हुआ करते थे, और ये बौद्धिस्ट थे। कमांडर, तो समझ सकते हैं इसका सेकुलरिज्म का ये उदाहरण है। ये चंद्रगुप्त सेकंड। आगे तो आपका एक देखो बुद्धिस्ट हो गया, ये सवैत हो गया, और ये फिर बुद्धिस्ट हो गए, और भागवत धर्म को तो प्रमोट कर ही रहे थे। इसका मतलब क्या है कि सभी धर्म के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में हो या तो उसके डेवलपमेंट में सभी को भूमिका दी जाती थी। क्या? हाँ, यही ना लिखा हुआ है। एक और उदाहरण ले लो, नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट करना। तो लिखिएगा, कुमार गुप्त लिखते हैं, कुमार गुप्ता। तो इनके बारे में लिख लीजिए। इस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार को स्थापित करवाया। ये बुद्धिस्ट एक महाविहार था। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? इस्टेब्लिश्ड नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया। महाविहार यूनिवर्सिटी एक ही है, ठीक है। अभी इनॉग्रेशन किया गया है वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुछ मंथ पहले ही। नालंदा नया जो यूनिवर्सिटी बना है, और एशिया का सबसे बड़ा जो है यूनिवर्सिटी, ये लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी है उसमें, और उसमें बहुत सारा सिस्टम जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया है। कभी जाइएगा नालंदा घूमने के लिए तो वो मिल जाएगा आपको। हाँ, कहाँ पे? ये वाला, ये हमने सेकुलरिज्म का उदाहरण दिया है, लिखवाया है कि गुप्त शासक भागवत थे। भागवत मतलब वैष्णव धर्म को प्रमोट कर रहे थे। इसके बावजूद भी उसके शासनकाल में कई सेकुलर डिसीजन लिए गए थे। उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है कि जो बसुबंधु ये बुद्धिस्ट थे, लेकिन समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहते थे। वीरसेन सवैत थे, शैव को मानने वाले थे, वो चीफ मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। और अमरकर्तव ये जो है कमांडर थे, ये बौद्धिस्ट होने के बावजूद भी। तो ये सब एग्जाम्पल है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किसने करवाया था? तो ये भी तो सेकुलरिज्म का ही उदाहरण था, है ना। हम लोग रिलीजन पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं।
कला और संस्कृति में मुख्यतः हम लोग एक आर्किटेक्ट को देखेंगे, दूसरा हम लोग पेंटिंग का अध्ययन कर लेते हैं कि इसमें लिए पेंटिंग के लिए क्या काम किया गया, और तीसरा थोड़ा सा मूर्ति वगैरह के लिए देख लेते हैं। मूर्ति, स्कल्पचर, चित्र और वास्तुकला, इसको वास्तु भी कहा जाता है या तो इसी को स्थापत्य भी कहा जाता है। चलो, ये पेंटिंग वाला तो आपको पता ही है, चित्रकला। कुछ बताइए तीनों में एग्जाम्पल के रूप में। आर्किटेक्ट का उदाहरण कुछ बताइए। पहला तो नालंदा जो महाविहार है, एक कला का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, तो लिख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। नाम तो पहले ही बता दिया किसने बनवाया था, बस एग्जाम्पल ही तो देना है। और कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल था जो कि काफी फेमस टेम्पल रहा है, तो लिखेंगे टेम्पल और इधर डाल दीजिएगा स्टेट, कौन सा टेम्पल कौन सा स्टेट में है। और ये जो टेम्पल बनाना इंडिया में टेम्पल आर्ट का कुछ उदाहरण है। हालांकि सबसे पुराना टेम्पल आर्ट गुप्त काल में ही बना, सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल आर्ट इन इंडिया, कहां, गुप्त काल में। और इसके बाद फिर दो और जो है टेम्पल आर्ट का इमर्जिंग हुआ। फर्स्ट जो गुप्त काल में डेवलप्ड हुआ उसको नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कहा जाता है, नागर शैली जिसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, और दो शासन ऐसा है जो कि एकदम दूसरे का कंटेम्परेरी है, जिसे एक है पल्लव और एक है चालुक्य, दोनों समकालीन हैं। चालुक्य बादामी शाखा का एक बड़े महान शासक हुए जिसका नाम था पुलकेशिन सेकेंड, जिसने हर्षा को हराया था। हर्षा माने हर्षवर्धन, उसको नर्मदा रिवर के उसका तट पर हराया था। इस बात का जिक्र कौन करते हैं तो बाणभट्ट करते हैं, क्योंकि हर्ष के दरबार में वो दरबारी कवि थे। उसी प्रकार से कहा जाता है कि नरसिंह वर्मन का नाम सुना होगा, ये पल्लव शासक थे, पल्लव रूलर थे, बड़ा ही ग्रेट महान शासक हुए। और उनके पिताजी का नाम था महेंद्र वर्मन। और जिस समय इंडिया में, थोड़ा सा मैप पे गौर कीजिएगा, ये आपका क्षेत्र था हर्ष का, हर्षवर्धन, ठीक है। ये वाला क्षेत्र था चालुक्य का, और ये वाला इधर वाला जो क्षेत्र था वह था पल्लव का। और तीनों एक साथ ही एक तरह से कंटेम्परेरी था। और इस जगह पे कन्नौज था। कन्नौज समझते हैं ना, एक जगह है उत्तर प्रदेश में, और गंगा यमुना दोआब के बीच में स्थित है। बड़ा ही फर्टाइल लैंड और बड़ा ही संघर्ष होता है। और ये चालुक्य सोचते थे कि इधर भी अधिकार कर लें हम और इधर भी कर लें। इधर करेंगे तो सुदूर साउथ वाला रीजन है उस पर हमारा एकाधिकार हो जाएगा। और ये क्योंकि ये जो बदापी है या बादामी जिसको बोलते हैं, ये रीजन आपका देखिएगा विंध्या वाला है, विंध्य श्रेणी पर्वत वाला, सतपुड़ा का, विंध्य का, समझ रहे हैं ना, पहाड़ पत्थर वाला इलाका।
और यहां से गोदावरी से लेकर के तुंगभद्रा जो कृष्णा तक नदी है इधर वाला, ये भी फर्टाइल लैंड था। तो ये चाहते थे कि हम इधर आगे बढ़े, ये चाहते थे हम इधर बढ़े, ये चाहते थे हम इधर बढ़े, तो ये चाहते थे हम इधर बढ़े, तीनों के बीच में। तो देखिएगा कि साउथ इंडिया में पल्लव ने एक मंदिर आर्ट को डेवलप किया, इसके बावजूद भी, जबकि संघर्ष भी चल रहा है, जिसका नाम था द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो दूगो हो गया। नागर कहां? नॉर्थ में। किसने डेवलप किया था? गुप्ता ने गुप्त काल में बना था। और इसने क्या, कौन सा किया? दक्षिण वाला। और ये जो था चालुक्य, इसने दोनों को मिला जुला के, बीच वाला आदमी बीचे जैसा होता है, ये दोनों का, इसका भी ग्रहण किया, इसको ग्रहण किया, नाम हो गया बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल। इसलिए बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। सबका अलग अलग उसका उपशैलियां हैं, आप लोग देखिएगा, लेकिन मोटा मोटी जो चीज है हम आपको बता दी। समझ में आया? तो पूछा जा सकता है सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल किसके शासनकाल में विकसित हुआ? किस टेम्पल के नाम से जाना जाता है? नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। पहले नगरों में ही बनता था। इसकी कुछ विशेषता है, हम बताएंगे। और विशेषता बताने से पहले हम आप लोग को होमवर्क देंगे कि ये आप पहले लिख के आ जाइएगा, समझिएगा नहीं, होमवर्क में करके आइएगा। सब लोग लिख लीजिए होमवर्क। और तीनों टेम्पल की विशेषता, इंपॉर्टेंस ऑफ ये तीनों टेम्पल है, 3 अब टेम्पल को लिख लीजिएगा, क्योंकि आप मेंस का यदि जब तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल ही पूछा गया था उत्तर भारत में मंदिर विकास कला, नॉर्थ इंडिया में। तो ऐसे ही जो थोड़ा समझदार व्यक्ति हैं वो समझ जाएंगे कि नॉर्थ इंडिया में किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, हो सकता है अब साउथ भी पूछ दे, हो सकता है यहां भी पूछ दे। ठीक है, तो कुल मिलाकर वह ये हुआ कि आप लोग सिर्फ लिख लीजिएगा, जहां भी मिले, समझिएगा नहीं, समझा देंगे हम। कॉपी आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहां बता देंगे तो उसमें फैक्ट लिखा रहेगा, घर से लिख के आना है। और यदि समझ लेते हैं तो अच्छी बात है। इसकी विशेषता क्या है? तो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल जब विकास हुआ, इमर्ज हुआ, किसके शासन काल में? गुप्त काल में। तो कुछ इसका एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग लिखते हैं, वो भी तो आर्किटेक्ट में ही आएगा ना। तो नागरा स्टाइल में हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, नीचे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। मंदिर का नाम तो लिखा ही है, स्टेट भी एक जगह पे बनाया हुआ है। हाँ, उसको छोड़ो, द्रविड़ तो अभी पढ़ ही नहीं रहे हो ना। जब हम द्रविड़ पल्लव पढ़ाएंगे ना, वहां पे पढ़वा देंगे। अरे ये तो हम बता दिए कि भारत में 3 को शैली का मंदिर बनता है। एगो बनता है कौन? दूसरा बनता है कौन? और तीसरा दोनों का मिक्सर वाला बेसर शैली। 3 मुख्य शैली है और इसके कई उप शैलियां हैं। तो इसलिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त काल पढ़ रहे हैं। तो गुप्त काल में जो मंदिर शैली का विकास हुआ उसी को ना हम लोग लिखेंगे। और बता दिए एक्स्ट्रा, तो उसको ज़्यादा उसको हावी नहीं होने देना है। एक साथ इसलिए कंपेरिजन कर दिए कि आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, याद आएगा कि नहीं सर ने तीनों को बता दिया था, फिर बाद में बताएंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए पहले नागर का लिख लीजिए एग्जाम्पल। देखिएगा सांची टेम्पल, सांची मंदिर। सांची कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, रायसेना डिस्ट्रिक्ट, एमपी रायसेना डिस्ट्रिक्ट। दूसरा है तिगवा टेम्पल, तिगवा मंदिर, तिगवा, ये भी एमपी में ही है, ये जबलपुर में है तिगवा मंदिर। तिगवा TIGWA, तिगवा, जबलपुर। इसके बाद अगला टेम्पल लिख लीजिएगा भुमरा, गेंदबाज वाला भुमरा नहीं एक भुमरा है ना, बड़ा खतरनाक बॉलिंग करता है वो। हाँ, भुमरा
टेम्पल, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। और ये शिव का टेम्पल है, भगवान शिव का है, भूमरा टेम्पल। ये सतना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, सतना। इसके बाद एक टेम्पल है आपका, वह नचना कुठारा। नचना कुठारा, ये नचना कुठारा जो है ये पार्वती का मंदिर है। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, पार्वती, और स्टेट लिख लीजिएगा एमपी, और डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा हीरा का जहां माइंस है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा हीरा पन्ना में ही निकलता है, नहीं? जीके में पढ़ा होगा, रेलवे वाला में। हाँ, पन्ना कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश एमपी। कोलार का खान है, वहां पे कोलार के खान में क्या निकलता है? सोना निकलता है। चलिए, एक है देवगढ़, देवघर नहीं, देवगढ़, ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी देवगढ़, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से जो भी लिखना है लिखिए। यह है आपका उत्तर प्रदेश में झांसी डिस्ट्रिक्ट, यूपी, देवगढ़। और देव जहां पे ही हो जाएगा ना, तो आप सीधे अनुमान लगा लेना, वो देवों का देव महादेव। हाँ, और यहाँ वैष्णव टेम्पल है, ठीक है। चलिए अगला लिख लेंगे, भीतर गांव। भीतर गांव, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। मंदिर का नाम है भीतर गांव टेम्पल, कानपुर उत्तर प्रदेश। GANW गांव, हाँ, कानपुर उत्तर प्रदेश। और एक लिख लीजिएगा, बिहार का भी एक दे देते हैं उदाहरण, मुंडेश्वरी धाम, बड़ा ही फेमस है, कभी जा सकते हैं वहां पे, कैमूर में है। मुंडेश्वरी मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर, मुंडेश्वरी देवी मंदिर, या तो मुंडेश्वरी टेम्पल लिख लो सीधा। कहां पे है? तो कैमूर, भभुआ में है, कैमूर में। चलो, अरे कैमूर ही है, उसको भभुआ क्या करना है? तो कुछ मंदिर का एग्जांपल दे दिए, हो सकता है कि यहाँ पे मंदिर पूछ दे, ये एक मंदिर कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। यदि नहीं भी पूछा जाएगा तो ये मान के चलिए आपका मेंस में काम आएगा लिखने में, एग्जांपल लिखने में। हाँ, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना मेंस में, तो इसका दायरा बढ़ा दिया है। पिछले क्वेश्चन को देखेंगे, गुप्ता आर्ट भी पूछा है, मंदिर आर्ट का अलग से पूछा है, और कैब आर्ट अलग से पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर मौका मिलेगा तो मेंस हम पढ़ाएंगे, और बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है। आ जाइए अब इसको, पेंटिंग हेडिंग डाल दीजिएगा चित्रकला, और चित्रकला डालने के बाद लिखिएगा अजंता कैव, अजंता गुफा। ये कहां लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन लिख सकते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद। इसमें टोटल कितने कैव हैं? 29 कैव है। और ये 29 में का 29 ये सब बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट कैव है। और पिछले 67 में या तो 66 में
एक सवाल था 67 में ही कि इनमें से कौन सा गुफा है जो बोधिसत्व के लिए फेमस है? अजंता। ठीक है, तो बोधिसत्व बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, जिसने बोधित्व को प्राप्त कर लिया उसे बोधिसत्व कहा जाता है। बोधि माने ज्ञान। ठीक है, तो ये चीज हो गया। लेकिन वर्तमान समय में मात्र 6 गुफा ही ठीक ठाक अवस्था में है। वर्तमान समय में मात्र 6 गुफा ही ठीक अवस्था में है, बढ़िया पोजीशन में है, और लगभग सबका स्थिति गड़बड़ हो चुका है। तो लिखेंगे ओनली 6 caves इन गुड पोजीशन। ओनली 6 caves इन गुड पोजीशन। केवल 6 गुफाएं ही अच्छी स्थिति में है। तो कौन कौन सा? पहला नंबर का 1, दूसरा नंबर का 2, इसके बाद 9वां नंबर का 29 है ना उसका सीरीज में, तो पहला गुफा, दूसरा गुफा, 9वां नंबर का गुफा, 10वां नंबर का गुफा, 16 नंबर का गुफा और 17 नंबर का गुफा। ठीक है, ये बढ़िया पोजीशन में है। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ? कंस्ट्रक्शन, निर्माण, तो इसके बारे में बताया जाता है कि 1st सेंचुरी से लेकर के 7th सेंचुरी के बीच में ये लगातार बनता रहा है। तो ये गुप्त काल क्यों पढ़ा रहे हो? जब 1st सेंचुरी में बना तो 1st सेंचुरी में तो गुप्त काल का तो कुछ भी नहीं आया था। तो 5th सेंचुरी में गुप्ता पीरियड है, और 4th सेंचुरी से लेकर 6th 7th सेंचुरी तक। तो इस समय 3 गुफा गुप्तों के द्वारा बनाया गया। 29 में से 3 गुफा जो है, 3 गुफा का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया। तो कौन कौन सा? तो एक 16 नंबर का, एक 17 नंबर का और एक 19 नंबर का। 16, 17 और 19 नंबर का। तो हम लिख सकते हैं इसमें से, जिसमें ऊपर में लिखा ना ओनली 6 caves इन गुड पोजीशन, और जिसमें उदाहरण आपने बता दिया 1, 2, 9, 10, 16, 17। तो इन विच गुप्ता पीरियड्स caves आर, in which Gupta period caves are numbered 16, 17 and 19, जिसमें गुप्त काल का गुफा संख्या 16, 17 और 19 है। ये किसका है? गुप्त काल। इन विच गुप्ता पीरियड caves आर नंबर्ड 16, 17 एंड 19। बस गुप्त, पहली शताब्दी से 7वीं, हाँ 7th सेंचुरी बीच AD तक। तो ये हो गया आपका। इसमें से इसमें जो 16, 17 हमने लिखाया है कि 2 बढ़िया पोजीशन में है। अरे ऐसे तो 6 है, लेकिन 16, 17 बढ़िया पोजीशन में है, 19 वाला गड़बड़ा गया है। तो उसमें से 16 और 17 क्यों बढ़िया पोजीशन में है, क्यों फेमस है, इस 16, 17 वाला का नाम लिख लेते हैं। लिखिएगा केव नंबर 16। केव नंबर 16। ये एक राजकुमारी का चित्र बनाया गया है, जिसमें मरता हुआ राजकुमारी, डाइंग प्रिंसेस, इंग्लिश में लिखिएगा डाइंग प्रिंसेस, और हिंदी में लिखिएगा मरनासन्न राजकुमारी, यानी मरते हुए, मरनासन्न राजकुमारी। बड़ा फेमस है ये। और ये जितने भी चित्र है ना यहाँ पे, सब बेस्ड ऑन जातक कथा है। जातक कथाओं के आधार पर पेंटिंग की गई है। और 17 नंबर का जो गुफा है उसको कहा जाता है पिक्चर गैलरी। अंग्रेजी में लिखिएगा पिक्चर गैलरी और हिंदी में लिखिएगा चित्रशाला। 17 नंबर का, 17 नंबर, 17 नंबर्स क्या, और नीचे नोट करके लिख भी सकते हैं। केव नंबर्स 16 एंड 17 आर क्वाइट फेमस। 29 में से सबसे ज्यादा फेमस कौन कौन सा है? 16 और 17 जो गुप्त काल में बना है। देखिए केव नंबर्स 16 एंड 17 आर क्वाइट फेमस। 16 और 17 नंबर की गुफा काफी प्रसिद्ध है। हो गया। और इसको
यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया है। तो ये भी लिख सकते हो। इन 1983 अजंता केव्स, इन 1983 अजंता केव्स were included in UNESCO's World Heritage Site. In 1983, Ajanta caves were included in UNESCO's World Heritage Site. 1983 ईस्वी में अजंता के गुफा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 1983 ईस्वी में अजंता की गुफा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो एक चीज ये पूछा जाता है कि इसको किसने देख लिया पहाड़ पत्थरों में बिंदी के श्रेणी में। ये आपका सह्याद्री पर्वत श्रेणी, अजंता वाला जो केव है ये सह्याद्री पर्वत जो वेस्टर्न घाट का है उसमें बनाया गया है। वेस्टर्न घाट पता है ना कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट आपका गुजरात से लेकर के आपका सुदूर तमिलनाडु के तक फैला हुआ है, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मिलन एक जगह पे होता है, उसका नाम है नीलगिरी। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसके बीच में कई पासेस हैं जिसमें पाल घाट, थाल घाट, ये सब केरला भोर घाट, ये सब जो पास करता है आपका समुद्र तट से उधर पश्चिम से पूरब जाने में। तो उसी में जो है जो महाराष्ट्र में सह्याद्री है, महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है उसको सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है। और उसी में ये बनाया हुआ है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और इस वीरान जंगलों में बनाया था अंग्रेज जिसका नाम था जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ वो लोग आर्कोलॉजिस्ट थे। वो लोग माइंस तलाशते रहते थे, कहाँ कोयला निकल जाएगा, कहाँ लोहा निकलेगा, कहाँ क्या निकले, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में। और इसी खोज में वो लोग निकलते चलते थे जंगल झाड़ में। वहाँ पर आगे यार इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, किसने बनाया है गुफा, एकदम घर से भी बेहतर बनाया हुआ है। और जॉन स्मिथ ने उसको देखा और इसको खबर दे दी अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? ASI के डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर, और उन्होंने ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। स्टार्टिंग में वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना किसने किया था? अरे सब पीटी मेरे मुंह से निकल रहा है क्या एक फैक्ट, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था, ठीक है। और उसी से रिलेटेड थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम उसको ढूंढा और फिर उसको रिसर्च किया, फिर उसमें पता चला कि ये अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में इस गुफा का निर्माण हुआ है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। तो लिख सकते हैं, फाउंडर लिख लो लास्ट में, फाउंडर सर जॉन स्मिथ, या आर्मी ऑफिसर्स थे, ब्रैकेट करके लिखिएगा आर्मी ऑफिसर्स जॉन स्मिथ। और इस पर रिसर्च किसने किया? नीचे लिखिएगा रिसर्च अलेक्जेंडर कनिंघम 1824। अलेक्जेंडर कनिंघम, अनुसंधान किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम 1824। हाँ 1824, 1824 हो गया। अब यहां से कोई सवाल पूछा जाएगा बचेगा? यहां से कुछ और ज्यादा पूछा ही नहीं जा सकता है। जितना पूछने की संभावना है मैंने बता दिया है। चलिए अब लिखिए स्कल्पचर, मूर्ति। फर्स्ट, अच्छा इसका निर्माण के लिए कि इसको खोजने वाला खोज जब किया था 1824 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और इसका निर्माण काल यदि पूछोगे तो ये फर्स्ट सेंचुरी 20 से लेकर के आपका 7th सेंचुरी AD तक का है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था। लेकिन हाँ, ये किसके लिए फेमस है? सिर्फ व सिर्फ बुद्धिस्टों के लिए है। सारा कैव्स किसके लिए बना है?
बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट के है और सब जातक कथा पर आधारित है। स्कल्पचर में लिखिएगा स्कल्पचर आर्ट, मूर्ति कला। ऐसे तो बहुत सारी मूर्तियां बनी, क्योंकि भारत में 4 प्रकार के मूर्ति आर्ट विकसित है। 4 नहीं 3 मंदिर आर्ट, 3 मूर्ति आर्ट। फर्स्ट जो सबसे पॉपुलर जो फेमस है वह है गंधार आर्ट शैली। गंधार कला जो कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ, वह हेलेनिस्टिक शैली में बना हुआ था। हेलेनिस्टिक शैली क्या होता है? ये ग्रीकों के द्वारा ये बनाया जाता था मूर्ति। उसी शैली को गंधार, जो तक्षशिला जिसकी राजधानी हुई, उस क्षेत्र में जो बना, तो उस एरिया के नाम पर इस कला का नाम क्या पड़ गया? गंधार कला। ठीक है। और जब वो कनिष्क अपनी राजधानी मथुरा की ओर शिफ्ट किया, मथुरा क्योंकि उसकी राजधानी 2 थी, एक मथुरा था, एक पुरुषपुर था। पुरुषपुर माने पेशावर, पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में है, उससे नजदीक ही है गंधार, तक्षशिला वाला। ठीक है। तो जब मथुरा की ओर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे अलग तरीके का स्थानीय एक लोकल स्कल्पचर आर्ट डेवलप्ड हुआ, जिसको मथुरा आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों शैली किसके शासनकाल में विकसित हुआ? ये कुषाणों के समय में विकसित हुआ। उसी के कंटेम्परेरी साउथ में एक शासन था जिसका नाम था सतवाहन, और सतवाहन शासक का सेंटर जो था वो अमरावती था, और एक सेंटर तो उसका कैपिटल था प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में, जिसको पठान कहा जाता है। तो जो अमरावती के आसपास जिस मूर्ति साउथ इंडिया में डेवलप्ड हुआ, उसको अमरावती स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट माना जाता है। तो 3 मंदिर शैली और 3 मूर्ति शैली। अब उसमें पहचान है कि आप चाहे तो घर में भी इसको होमवर्क करके आइएगा, तीनों स्कल्पचर शैली का होमवर्क। अरे ये सब इसलिए करवा रहे हैं ना कि आपको यूपीएससी में यही सब पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा सवाल रहता है। बीपीएससी में इतना दम नहीं है, आगे हो सकता है। हो गया? चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन सा मूर्ति बना है। इसमें बहुत सारी देवी देवताओं का मूर्ति बना, शिव, गणेश, पार्वती। देखो मंदिर बनाया तो उसमें मूर्ति तो होगा ही ना, लेकिन जो सबसे फेमस मूर्ति जो आज भी पॉपुलर है, जिसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, तो एग्जाम्पल में एक सुल्तानगंज बिहार में आदम कद का 5.5 फीट का कांसा का ब्रॉन्ज का स्कल्पचर मिला था। अंग्रेजों ने इसको खोजा, इस पर रिसर्च किया और अपने यहाँ लेके चला गया इंग्लैंड, और बर्मिंघम में एक म्यूजियम है, उसी में इसको रख दिया है। उसी प्रकार से एक मथुरा में गुप्त काल की मूर्ति मिली, उसको भी, और एक आपका मिला था कहाँ पे? सारनाथ में। ये तीनों का तीनों मूर्ति बुद्ध की मूर्ति थी। ठीक है, बुद्ध का मूर्ति था, जो कि आज ये तीनों मूर्तियां कहाँ पे है? तो बर्मिंघम के पैलेस में, बर्मिंघम के म्यूजियम में। तो आप लिखो 3 गो मूर्ति कहाँ कहाँ? एक सारनाथ यूपी से मिला था, फर्स्ट लिखिए सारनाथ यूपी। दूसरा लिखिएगा मथुरा यूपी, और तीसरा लिखिएगा सुल्तानगंज भागलपुर बिहार। सुल्तानगंज भागलपुर बिहार। नीचे लिखिएगा नोट करके, ए ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ एडम्स हाइट, एडम्स हाइट उसको कहेंगे, एडम्स हाइट, आदम कद। ए ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ एडम्स हाइट अबाउट 5.5 फीट, यानी 5.5 फीट, हैज बीन फाउंड, यानी एक कांसे के 5.5 फीट आदम की कद की मूर्ति खोजी गई है या ढूंढी गई है। तो कहाँ पे ढूंढी गई है? तो ऊपर में हमने बता ही दिया, तो उसमें फेमस जगह आपका सुल्तानगंज वाला हो जाएगा। लेकिन ये सारे मूर्तियां कहाँ पे है? तो दिस स्टेच्यू इज
करेंटली इन द बर्मिंघम म्यूजियम। वर्तमान समय में ये मूर्तियां बर्मिंघम के संग्रहालय में है। दिस स्टेच्यू इज करेंटली इन द बर्मिंघम म्यूजियम। वर्तमान समय में ये मूर्तियां बर्मिंघम संग्रहालय में है। बर्मिंघम ऐसे लिखते हैं, बर्मिंघम। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह होते रहता है बर्मिंघम में। बड़ा ही अच्छा मौसम होता है, ठंडा वाला। चलिए, 5.5 फीट। आदम का तो बोल रहे हैं, तो एवरेज हाइट इंडियन लोगों का कितना होता है? 5.5 फीट। हाँ। सबसे ज्यादा हाइट कौन सा प्रदेश के लोगों का होता है? ये भी ज्योग्राफिकल कुछ जो है आपका, वो वर्तमान समय में क्या पीता है? बॉर्नवीटा। कुछ बॉर्नवीटा का भी योगदान है, मतलब कि पोषण, जिसको पोषण अच्छा मिला उसकी हाइट अच्छी हो जाती है। और एक ज्योग्राफिकल रीजन है, इक्वेटर पे जो लोग रहते हैं वहां पे जो ग्रेविटेशन थोड़ा कम होता है, इसलिए वहां की हाइट बढ़ता है। इसलिए अफ्रीकन लोगों का देखिएगा हाइट, जो हबशी काले लोग होते हैं वो 6.5 फीट 7 फीट लंबा लंबा होगा एकदम, ठीक है। और पोलर वाला जो रीजन है उसका बुटुनी होता है। पोल में ज़्यादा ग्रेविटेशन होता है, प्रेशर है ना, तो ये चीज़। हाँ, चाइना वाला सब जितना धरती के अंदर रहेगा ना उतना ग्रेविटेशन ज़्यादा रहता है। धीरे धीरे ऊपर हाइट, पहाड़ पे जाइएगा तो फिर हाइट उसका बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हवा का दबाव क्या होता है? कम होता है। लेकिन वहाँ पे रह ही नहीं पाओगे ना। लेकिन पहाड़ पे रहने वाले का नाक चौड़ा हो जाता है, काहे कि उसको सांस लेने में दिक्कत होता है। तो वही एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन का कहता है कि जब जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करोगे उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए नाक मंगोलियन, इसको मंगलाइट प्रजाति कहा जाता है। तो ये सब आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में भेजा में नहीं घुसेगा। चलो, अरे कुछ घुस जाएगा। एलोरा कैव लिखिए, एलोरा कैव। सब जब कैवे पढ़ाना है तो लिख लो। ये सब अदर कैब लिख लेना है। अब एक गुप्त में लिखा था ना, गुप्ता में अजंता लिख लिया था। अजंता लिख लीजिएगा तो एलोरा भी लिख लीजिए, एलिफेंटा भी लिख लीजिए, और एक और होगा बाघ होगा वाला लिखा देंगे, सब एक ही जगह केव हो जाएगा। तो क्या वाट पूछा हुआ है ना, पूछा है आपका पूरब भारत में विकसित गुहा विकास कला। गुहा मना होता है कैव, गुफा, ठीक है। तो अजंता हो गया, एलोरा लिख लीजिए। ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेशन में लिखिएगा महाराष्ट्र, ये भी औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। इसमें टोटल कितने कैब है? गुफा 34 है, 34 टोटल कैब 34। और पहला वाला अजंता वाला किसके लिए था? सिर्फ व सिर्फ बुद्धिस्टों के लिए। लेकिन यहां पे 3 लोगों के लिए है। यहां बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, हिंदू भी है, ठीक है। तो इस कैब को हम लोग नीचे लिखेंगे कैब, और इसको बांट देंगे एरिया में। पहला लिखेंगे बुद्धिस्ट, दूसरे लिखेंगे हिंदू, और तीसरा लिखेंगे जैन। 34 में से पहला से लेकर के 12 तक बुद्धिस्ट है। 1 नंबर गुफा से लेकर के 12 नंबर गुफा किसके लिए है? बुद्धिस्टों के लिए है। और फिर इसके बाद 13 से लेकर के 29 तक हिंदुओं के लिए है। 13 से लेकर के 29 तक हिंदुओं के लिए। और जो बच गया कौन, कितना से? 30 से लेकर के 34 तक जैनों के लिए।
इसका निर्माण कब हुआ था? कंस्ट्रक्शन निर्माण काल, कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये हुआ था 5th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी, 5वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में निर्माण काल, कंस्ट्रक्शन पीरियड 5th सेंचुरी से 11वीं। बुद्धिस्ट का ये 12 गो गुफा, ये वाला 1329, तो अब जोड़ लो ना 12 गो इसका, तो इसका कितना हो गया? 1329 के बीच में कितना संख्या हो गया? 14 गो हुआ। हिंदुओं के लिए क्या गो हो गया? 16 गो। मैथ सही है ना आप लोग का? आप ही लोग के कहने पे लिख देते हैं 16 गो। हाँ, अरे बीसी नहीं है, एडी है, बीसी में नहीं है। हो गया 17 है। तो आप लोग समझें, आप ही के अनुसार लिख रहे हैं। मेरा मैथ बहुत अच्छा नहीं है। और जितना होगा लिखो, हम जोड़ घटा थोड़ा ना पढ़ाने आए। चलिए लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, इन 1983 एलोरा कैव्स वेयर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया। देखिएगा, इन 1983 एलोरा कैव्स वेयर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब? 1983। चलो अगला आ जाइएगा, एलिफेंटा। एलिफेंटा क्या है? इसमें टोटल कितनी गुफा है? टोटल कैब, इसकी टोटल संख्या है 7 और इस 7 में से 5 है हिंदुओं के लिए और 2 है बौद्धों के लिए। तो इसमें जैन पूछेगा तो आपको काट देना है। हिंदू के लिए 5 और बुद्धिस्ट के लिए 2, तो 5 2 कितना हो गया? 7। और इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? तो 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के आसपास। 5th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी एडी, कंस्ट्रक्शन पीरियड, निर्माण काल। ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने खोजा था? तो ये पोर्चुगीज लोगों ने खोजा था, पुर्तगाली, और वो भी सर्च करने के लिए गए थे। कहां पे लोकेटेड है? तो ये बंबई से 7 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। कहां पे? अरब सागर में, और उसको धारापुरी भी कहा जाता है। तो लिखिएगा, लोकेशन 7 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई मेनलैंड। नीचे लिख सकते हैं आल्सो नॉन एज धारापुरी, आल्सो नॉन एज धारापुरी। इसे धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। बंबई के मुख्य स्थल से 7 किलोमीटर दूर, बंबई के मुख्य स्थल से 7 किलोमीटर दूर। कहां पे? इसे क्या बोला जाता है? धारापुरी। तो मेनलैंड मतलब कि उसका मुख्य भूमि से। तो किसने ढूंढा था? तो पोर्चुगीज, पुर्तगालियों ने ढूंढा था।
और यहाँ पे देखा कि पहाड़ों में किसने हाथी उथी बना दिया भाई, हाथी का चित्र, और बड़ा बड़ा मेगा, एकदम मेगा रॉक का बनाया, वो काटा हुआ। तो इसने कहा कि इसका नाम ही एलिफेंटा रखते हैं। पुर्तगीज ने ही इसका नाम क्या रखा था? तो लिखिएगा रिसर्च लिख दिया, या तो इनोवेशन लिख दीजिएगा। इनोवेशन किसने किया था? तो पोर्चुगल ना, या पोर्चुगीज ने किया था, या पुर्तगाली ने किया था। लिखो ना सीधा पुर्तगाली, जिसको डच भी, डच बोलते हैं ना उसको, नहीं डच नहीं बोलते हैं, पुर्तगीज ही बोलते हैं। डच हॉलैंडियों को बोला जाता है। पोर्चुगीज या तो पुर्तगीज, पुर्तगाली भी लिख सकते हो। अब क्या करें, फैंसी मीडियम के लिए वैसा बोलना पड़ता है, हम लोग तो पुर्तगाली पढ़े हैं। हाँ, पोर्चुगीज बोलते हैं, पोर्चुगल। 5वीं शताब्दी से इसका निर्माण किया बोलते थे, 5वीं शताब्दी। हाँ, 100 वर्ष के दौरान ही हुआ, 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी। चलिए, ये हो गया आपका। अरे एक और लिख लीजिए, बाघ कैब। बाघ, एक हाथी से हो गया, एक बाघ से हो गया। इसका लोकेशन कहां पे होगा? तो ये एमपी में एक जगह है धार, ये विंध्य के श्रेणी में ही है, विंध्य जो पर्वत है उसी में है। इसका लोकेशन एमपी धार। पार्ट ऑफ विंध्य रेंज। ये किसके भाग हैं? विंध्य के भाग, विंध्य श्रेणी का भाग है। इसमें टोटल गुफा की संख्या है 9, टोटल कैव्स 9। और किसके लिए फेमस है? तो ओनली बुद्धिस्ट, ये बौद्धों के लिए है फेमस, ये बुद्धिस्ट के लिए, बुद्धिस्ट कैव। और इसमें 4 काफी फेमस है, जिसमें दूसरा नंबर का, जो सेकेंड नंबर का है कैव, उसको कहा जाता है पांडव कैव। दूसरा ऐसे लिखिएगा, सेकेंड नंबर कैव, डैश लिख लिखिएगा, पांडव कैव, पांडव गुफा। दूसरा नंबर का लिखिएगा, दूसरा लिख दिए हैं, तीसरा नंबर का, तीसरा वाला का लिखिएगा हाथी खाना कैव। अंग्रेजी में भी नाम लिखिएगा हाथी खाना, हाथी खाना कैव। और एक और कैव का नाम है चौथा नंबर का, उसका नाम रखा गया है रंग महल कैव। फोर्थ वाला का रंग महल कैव। ये तो जितना भी कैब था वो हमने पढ़ा दिया। हालांकि ये 3 जो कैब हमने पढ़ाया, एलोरा, एलिफेंटा और बाघ, ये गुप्त काल में नहीं बना है, लेकिन क्योंकि अजंता हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड यहां पे हमने चेप दिया। चेपना एक नया भाषा है, चेप दिया यानी कि लगा दिया। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा वकाटक डायनेस्टी। इस बार यहां से सवाल भी था, वकाटक। ये कब से कब तक इसका पीरियड है? हाँ, 3rd सेंचुरी से लेकर के 5th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी टू 5th सेंचुरी। 5th करो, 6th करो, 5th ही है, मिला जुला के 5th ही मानो। 3रा से 5वीं सदी, याद के 6ठी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसका पूरा लोकेशन क्या होगा देख लो। ये हुआ गुप्ता महाराज का, क्या महाराज लोग लगाते थे। और इस जगह पे जहां एक जमाने में सतवाहन रहता था, उसी के जगह पर आ गए थे वका टका। ठीक है, नागवंशी लोग थे, बड़ा ताकतवर थे ये। मैंने थोड़ा बताया था, जब समुद्रगुप्त जब अपने विक्ट्री कैंपेन में पर थे, विजय अभियान पर, तो इन्होंने 5 पॉलिसी अपनाया था अपने विक्ट्री कैंपेन में। आर्यावर्त को जीता, सीमावर्ती जो फ्रंटियर स्टेट है उसको जीता। इसके बाद फिर आपका साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो 12 लोगों का जो राजकुमारों का एक ग्रुप था उसको डिफीट किया। इसके बाद फिर आपका इसका फिर कन्योपायन वाला पॉलिसी अपनाया, जो विदेशी फॉरेनर लोग थे। तो ये 5 पॉलिसी जो उन्होंने अपनाया, तो उसमें से एक जो था, जैसे आटविक और एक गंगा वैली वाला जो क्षेत्र का था, इसको एकदम पूरे तरीके से पराजित करके अपने मगध एम्पायर में मिला लिया। मगध मतलब मगध के क्षेत्र, पाटलिपुत्रा वाला, उसको मगध एम्पायर नहीं कह सकते, वो तो गुप्त का ही है, लेकिन मगध का ही पार्ट था वो पूरा। तो गुप्ता एम्पायर में फुल्ली मिला लिया। किसको किसको? तो गंगा वैली वाला जितने भी 9 रूलर्स थे उसको, और दूसरा, हेलो, हाँ बोलो, नहीं पढ़ाने का है? हाँ, नहीं तो अभी तो लेट है ना, हम तो अभी ठीक। चलिए, क्या बोल रहे थे, बोला गया। हाँ, गंगा वैली के क्षेत्र में 9 रूलर्स थे, उसको जब पराजित किया उन्होंने, तो क्योंकि ये फर्टाइल लैंड था उसको अपने अंडर मिला लिया था। और आटविक लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब टेरर फैलाते थे, मध्य प्रदेश में स्थित था, मध्य प्रांत में, तो उसको भी मिला लिया था। और फ्रंटियर वाला और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाला जो भी था शासक, जिसको पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, इस क्षेत्र में था ये सब में। ठीक है, तो इसको पराजित करके उससे टैक्स ले लिया और उसको स्वतंत्र छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन लोग का भाषा ही नहीं समझ में आता था उसको। कहीं तमिल बोलते थे, कोई तेलुगु बोलते थे, कम मलयालम बोलते थे। अब ये हिंदी भाषी, हिंदी वाला क्षेत्र का आदमी है, अब वो उसको कितना दिन तक इसके सामने चुगली करता रहेगा तो पता नहीं चलेगा नहीं। तो इसको बोला कि इसको बहुत दिन तक अब कितना भी ताकतवर हो, लेकिन बहुत दिनों तक आप किसी को जब उसका भाषा नहीं समझ पा रहे हो, कल्चर नहीं समझ पा रहे हो, तो कितना दिन तक उसको रखोगे? तो डरा धमका करके उसको छोड़ दिया, बोला कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स के लिए मनवा लिया था। हाँ, समझ गए थे। तो इसलिए मैंने बोला था कि इस जगह जो था ताकतवर था, ताकतवर वाला में इसके साथ इन्होंने दोस्ती कर ली, और दोस्ती में से इसमें बकाटक उसी में आया था। क्योंकि ये चैप्टर अलग से आ रहा है, उसमें समझाया था, कुछ लोग नहीं आए होंगे, तो क्योंकि आपने समझा, मुझे याद नहीं है कि हमने क्या समझाया था, क्योंकि आप तो सिर्फ पढ़ रहे हो। अब यहाँ से हम जाएंगे, फिर पढ़ाने जाएंगे, वहाँ से तुम्हारा दिमाग में मेरा चला आएगा। तो आपने समझ लिया है तो बढ़िया है, हाँ, और नहीं समझाए तो कोई बात नहीं। आप लोग हिंट कर दीजिए, क्योंकि याद नहीं रहता है ना कि क्या पढ़ाया है हमने। हाँ, चलो, तो ये वाला हो गया है। तो फिर आप इसका नाम ही लिख लो कि इसके लोकेशन तो पता चल गया कौन सा एरिया है। नहीं, इसको डेक्कन कहा जाता है। हाँ, डेक्कन, अरे दक्कन उसी को कहा जाता है, ढक्कन नहीं। डेक्कन। और ये पूछा गया था इस बार कि ये कहां तक फैला हुआ था। मैप यदि पता होता तो आपका बनता। इस बार पूछा था ना 17वीं में, बकाटक कहां से कहां तक फैला हुआ था। उस स्टेटमेंट को आप खाली निकाल लेते, आपका हो जाता। तो आप देखो,
ये गोदावरी नदी से लेकर, ये गोदावरी नदी बहेगा और इसी में देखो मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आएगा, बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड, और ये तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ होगा। तो लिखेंगे इसको कि ये वाला जब आएगा तो ये इसी रेंज में मालवा है, मालवा रेंज आ जाएगा इसी में। तो लिखेंगे वेस्ट में, वेस्ट वेस्ट देख करके वहां पे लिखेगा, पश्चिम देकर डैश देके मालवा एंड गुजरात, मालवा एंड गुजरात। और साउथ में लिखिएगा, साउथ ईस्ट में तुंगभद्रा रिवर। अब इसके बीच में यदि था तो बन जाएगा ऑप्शन। पूछा था कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, ओरिजिन उत्पत्ति। तो कई हिस्टोरियन मानते हैं कि ये बागट एक छोटा सा स्टेट हुआ करता था मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में, उसी का एक ये इमर्जिंग ब्रांच था। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इसका मूल लोकेशन साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश के आसपास था। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो डिबेट। तो ओरिजिन में लिखिएगा डिबेटेबल, डिबेट या डिस्प्यूटेड, विवादित, विवाद है इसमें, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई विवादित है। अगला लिखिएगा फाउंडर। फाउंडर में क्या लिखोगे, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति। इसका कैपिटल लिखिएगा, बताइए। नंदीवर्धन पुराना वाला, नया वाला बताओ ना, जो कि बनाया था विंध्य शक्ति ने। पुरी का एक जगह है कैपिटल। हाँ, विंध्य क्षेत्र में हुआ था, तो विंध्य पर्वत के नाम पर विंध्य, और यहां पे तभी शक्तिशाली था तो विंध्य शक्ति हो गया। अरे ये न्यूमोनिक्स बताया आपको। कैपिटल हो गया पुरी का, और पुरिका का जो क्षेत्र है उसमें उसको बरार का एरिया बोला जाता था। बरार है ना, आप पढ़ेंगे मध्यकाल में, जब बटा था अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा। हाँ हाँ, तो वही होता है ना, उसी से रिलेटेड है। चलिए, विंध्य शक्ति के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये बकाटक डायनेस्टी के बारे में। एक मेन ब्रांच था और दूसरा था बेसिम ब्रांच। एक बेसिम शाखा और एक मूल शाखा, और ये बेसिम शाखा। इसके जो सबसे बड़े रूलर हुए विंध्य शक्ति, और इसके जो सबसे बड़े रूलर हुए उसका नाम था परवर सेन। परवर सेन, ये भी हेडिंग आपका ऑप्शन में था कि परवर सेन बकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। स्टेटमेंट देखिएगा, उसमें होगा परवर सेन फर्स्ट। लिख लिया इसको।
ये हो गया आपका एक तरह से कहो फाउंडर, और ये हो गया फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। इसमें सबसे शक्तिशाली यही थे। कहा जाता है कि इसके बाद कोई इसके सक्सेसर नहीं हुए, और इसके अलग से देखिएगा, इसके रिश्तेदार में से ही एक थे प्रवर सेन। इसके बारे में बताया जाता है कि प्रवर सेन जो हुए वह इसके शायद भाई के रिलेशन से थे, और उसी का एक ब्रांच आगे बढ़ा, बड़ा ही शक्तिशाली हुए, जिन्होंने कि अपना राज्य का सीमा मालवा से लेकर के तुंगभद्रा तक लेके चला गया। बिंद शक्ति और प्रवर सेन के बारे में यदि कोई सोर्स देखा जाए लिटरेचर के तौर पर, तो वायु पुराण में इसका जिक्र मिलता है। तो बिंद शक्ति के बारे में सोर्स नीचे लिख सकते हो, क्या है इसका? वायु पुराण। लिटरेचर के तौर पर यदि कोई इंस्क्रिप्शन वगैरह सब देखा जाए तो 2-3 इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। एक मिलता है पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन, पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन, जिसको कि प्रभावती ने लिखवाया था। प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी। पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन। दूसरा है चमक प्रशस्ति, चमक प्रशस्ति। पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन, पूना ताम्र अभिलेख, और चमक प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब बड़ाई करना होता है, और इसको लिखवाया था प्रवर सेन ने। प्रवर सेन, चमक प्रशस्ति। हाँ हाँ, लिखवाया था, राजा लिखवाते थे ना। और तीसरा लिखेगा अजंता कैब। प्रभावती, ये अजंता कैब। चलिए, अजंता कैब में बनाने में 29 में से इसका भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन कौन वाला कैब बनाया था उतना हिस्ट्री में डिटेल नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, 29 में से इनका भी कुछ योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। नहीं मतलब पूरे बकाटकों का, ये पूरा इसका सोर्स हो गया। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिएगा प्रवर सेन। प्रवर सेन, समय डाल दीजिएगा 275 से 335। देखिएगा, फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ बकाटक डायनेस्टी, बकाटक वंश का सबसे पहला सबसे महानतम शासक, बकाटक वंश का प्रथम महान शासक, फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ बकाटक डायनेस्टी। और नीचे लिख सकते हैं ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ बकाटका। ये वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने कुछ टाइटल लगाया था। इनका टाइटल, उपाधि क्या था? महाराजा या तो सम्राट। सम्राट। और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ, जो कि सर्वाधिक शायद हो सकता है इंडियन रूलर कोई होंगे जिन्होंने कि 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्रवर सेन ने करवाया था। तो नीचे लिख सकते हो ही परफॉर्म्ड 4 अश्वमेध यज्ञ। याजना भी लिख सकते हो, याजना यज्ञ, 4 अश्वमेध यज्ञ। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चलिए,
और इनके दो बेटे हुए, एक का नाम था गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र, और दूसरा का नाम हुआ सर्वसेन। सर्वसेन। और इधर से फिर इसका ब्रांच आगे नहीं बढ़ा, बल्कि इधर से बढ़ा। ना ना, ये अलग से नाम था गौतमीपुत्र। और इन्होंने नागपुर से अपने आप को चलाया। नागपुर इसका सेंटर बना और नागपुर से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन को देखना स्टार्ट किया। और इसी गौतमीपुत्र का बेटा का नाम था रुद्रसेन फर्स्ट। बहुत ही ग्रेट हुए। इसके सन हुए रुद्रसेन फर्स्ट। रुद्रसेन फर्स्ट। और रुद्रसेन फर्स्ट जो थे वो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। और समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन फर्स्ट से दोस्ताना संबंध बनाया था। जो मैं उसमें बता रहा था कि बकाटक क्योंकि इस जगह पे मजबूत था, इसको इन्होंने अपने विजय पॉलिसी में शामिल नहीं किया और इसके ऊपर अटैक भी नहीं किया, क्योंकि ये नागवंशी लोग थे, काफ़ी शक्तिशाली थे, इससे लड़ना उचित नहीं समझा। इससे इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। हाँ, और इन्होंने समुद्रगुप्त ने अपना बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह वहां की राजकुमारी कुबेर नागा से कर दिया। समझ में आ रहा है? चलो, तो रुद्रसेन के बारे में लिख लो। उसका टाइम पीरियड 335 से लेकर 360। तीन 335 से लेकर 60। अब बोलेगे कि सर प्रवरसेन के बाद डायरेक्ट ये आ गए, वो क्या कर रहे थे? तो पिताजी ने इसको हैंड ओवर कर दिया होगा, इसी को राजा बना दिया होगा। चलिए, तो इन्होंने लिखिएगा, उसमें एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, इस्टेब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशन विद समुद्रगुप्ता। इन्होंने समुद्रगुप्त के साथ क्या बनाया? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। इन्होंने समुद्रगुप्त के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। एस्टेब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद समुद्रगुप्ता। ठीक है। इसके बाद आए रुद्र सेन के बाद इनका एक बेटा आया पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन फर्स्ट। और पृथ्वी सेन का एक बेटा था रुद्र सेन सेकेंड। और पृथ्वी सेन ये चंद्रगुप्त सेकेंड के समकालीन थे। और इन्होंने अपना बेटा का विवाह, और चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपनी बेटी का विवाह रुद्रसेन के साथ कर दिया। और चंद्रगुप्त बराबर, ऐसे लिखिएगा, चंद्रगुप्त, ये दोनों हो गए समधी जी। ठीक है, इसका विवाह हो गया, वेड्स कर लीजिए। ये प्रभावती। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलो लिख लो। रुद्रसेन सेकंड के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। पृथ्वी सेन को छोड़ दीजिए, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी किताबों में नहीं है, क्योंकि ये वायु पुराण ही उसके लिए रेफरेंस है, जो उसमें थोड़ा बहुत मिलता है, उसी के आधार पर नोट किया गया है। रुद्रसेन फर्स्ट के बारे में लिख सकते हैं, ही वॉज मैरिड टू प्रभावती। हाँ, रुद्रसेन सेकेंड, यहाँ पे तो लिख ही दिया है, रुद्रसेन सेकेंड।
इसका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा 385 से 90 रुद्रसेन का, सेकंड का 85, 385 टू 90, और पृथ्वी का 360 टू 85, पृथ्वी सेन का। लेकिन पृथ्वी सेन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है। और रुद्रसेन सेकंड किसका बेटा था? तो पृथ्वी सेन का था। पृथ्वी सेन किसका बेटा था? तो रुद्र फर्स्ट का बेटा था। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं रुद्रसेन सेकंड में ही वॉज मैरिड टू प्रभावती, इन्होंने प्रभावती के साथ विवाह किया। लेकिन इसकी मृत्यु हो गई कब? 390 में। किसकी मृत्यु? एक्सीडेंटली, एकदम एक्सीडेंटल मृत्यु हुआ। ये कहीं से गिर उर नहीं गए थे, मतलब अचानक इसकी मृत्यु हो गई, डेथ। 390। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके 2 बेटे हो चुके थे। इसके सन जो थे ये 2 थे। एक बेटा का नाम था दिवाकर सेन, इसको ऐसे ही हमने समझाने के लिए लिखा है, इसको छोड़िए ना। हाँ, तो इसमें इसका जो रुद्रसेन सेकंड यानी प्रभावती का जो बेटा हुए थे, 2 हुए। एक हुआ उसका दामोदर सेन और एक नाम था दिवाकर सेन। तो दामोदर सेन, इधर लिख लीजिए दामोदर, और यहां पे लिख लीजिए दिवाकर। और दिवाकर सेन को ही एक और नाम जाना जाता है, उसका नाम था परवर सेन सेकेंड, इसी का उपनाम था। देखिएगा, आल्सो नॉन एज परवर सेन सेकेंड, इसका दिवाकर सेन का इसी जगह नाम लिख लीजिएगा, आल्सो नॉन एज परवर सेन सेकेंड। इसे परवर सेन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसे परवर सेन सेकेंड भी कहा जाता है। और हालांकि ये छोटे थे तो इसको राजपाट की जिम्मेवारी नहीं मिली। पिताजी की मृत्यु हो गई 390 में, और इसी समय इनका बहुत कम उम्र था, 4-5 साल का रहा होगा, क्योंकि शादी ही हुआ था लगभग 80 के आसपास में। तो 4-5 साल के रहे होंगे, तो छोटा बच्चा को राजा बना दिया गया, और उसकी माता प्रभावती उसके पैट्रॉन हो गई, संरक्षिका हो गई। ठीक है, शासक कौन बन गए थे? दिवाकर सेन, जिसका क्या नाम था? परवर सेन, और इसकी संरक्षिका पैट्रॉन। ये कौन हो गए? रानी प्रभावती। अब देखो, इनडायरेक्टली किसके कब्जे में आ जाएगा पूरा बकाटक? चंद्रगुप्त सेकंड के कब्जे में। नहीं, ये चीज। तो दिवाकर सेन या तो परवर सेन के बारे में इतना ही आप जानते। दामोदर बोले थे, दिवाकर ही तो बोले थे। दिवाकर सेन का है तो दिवाकर सेन तो है, दिवाकर को ही ना परवर सेन सेकंड कहा जा रहा है, तो वही तो है। उल्टा दिन लिख दी है, उल्टा ही लिख दी है। चलो ठीक, तो ये लिखा ही दिए हैं। इसके बारे में लिखिएगा, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ बकाटक। दिवाकर सेन यानी परवर सेन सेकेंड, वो गुप्त ये बकाटक का अंतिम महान शासक हुए, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ बकाटक डायनेस्टी। और इन्होंने अपना कैपिटल फिर बनाया कहां? परवरपुर को, अपने नाम से ही परवरपुर बनाया। ही मेड द कैपिटल परवरपुर, ही मेड द कैपिटल परवरपुर। इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाया? परवरपुर बनाया। और इस तरह से इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लास्ट थे। और लास्ट में एकदम अंतिम लास्ट, ये तो लास्ट ग्रेड थे ना, अंतिम लास्ट शासक इसके हो गए पृथ्वी सेन सेकेंड। लिखिएगा, लास्ट वाकाटक रूलर
या तो फिर लिख सकते हैं पृथ्वी सेन सेकेंड वाज द लास्ट वाकाटक रूलर। पृथ्वी सेन सेकेंड अंतिम शासक थे, वाकाटक का शासक थे। हो गया। इसके अलावा यहां से कुछ नहीं पढ़ना है, इतना में से ही आपका प्रश्न फंस जाएगा। चलिए, क्या हुआ? हेडिंग डाल दीजिए पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब हम लोग अर्ली मिडावल में प्रवेश कर गए हैं। प्रवेश कर गए हैं मतलब अभी आने को हैं, ठीक है। तो एक पढ़ेंगे, इसके बाद हो जाएगा, वहां चले जाएंगे। अब देखो, पोस्ट गुप्ता पीरियड को हम लोग दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। एक होता है नॉर्थ इंडियन और दूसरा होता है साउथ इंडिया। ये गुप्तोत्तर काल कह सकते हैं या तो उत्तर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद। और नॉर्थ इंडिया पढ़ेंगे तो यहां कुछ छोटे छोटे शासक जो है उभर कर, जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो छोटे छोटे कुछ शासक उभर करके सामने आए, छोटा छोटा सामंत। और इसमें से छोटा छोटा में एक डायनेस्टी, एक छोटा सा वंश आया, पुष्य भूति डायनेस्टी। इसी को वर्धन डायनेस्टी